देख रहे हैं यंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के यंगिस्तान ने सत्ता परिवर्तन कर ताकत दिखाती। अब एक बार फिर से देश में आम चुनाव सामने है। युवा वर्ग की एक बार फिर से भूमिका अहम होने वाली है। सवाल ये है कि राजस्थान के युवा वोटर देश में कैसी सरकार चाहते हैं। क्या नई सरकार उनकी उम्मीदों पर, उनके सपनों पर खरा उतर पाएगी? क्योंकि राजस्थान में 2 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर्स हैं जो सत्ता के खेल को बनाने और बिगाड़ने में सीधे तौर पर अहम भूमिका निभाते हैं। यंग इंडिया के इस खास कार्यक्रम में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने पहुंचे हैं आज जयपुर में, प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कैंपस में युवाओं के बीच। जयपुर के युवा हटकर होते हैं और अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जाने भी जाते हैं। सियासी पार्टियों के लिए भले ही राम मंदिर, कर्ज माफी, राफेल जैसा मुद्दा बड़ा हो, लेकिन जब आप जयपुर के युवाओं को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन युवाओं के लिए सिर्फ अच्छी शिक्षा, रोजगार और देश का विकास ही अहम है, बड़ा मुद्दा है। हम सीधे चलते हैं उन्हीं युवाओं के बीच। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने वोट की ताकत दिखाने के बाद अब प्रदेश के युवा आम चुनाव के लिए तैयार हो चुके हैं। राजस्थान में इन युवाओं ने मुद्दों की कसौटी पर सत्ता तो बदल दी, लेकिन 2019 में होने वाले आम चुनाव को लेकर नई सरकार से इनकी उम्मीदें क्या होंगी, क्या हैं इन युवाओं के मुद्दे और क्या है सपने। यंग इंडिया के खास कार्यक्रम के जरिए हम इन्हीं सवालों के साथ नौजवानों की सियासी नब्ज टटोलने पहुंचे हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में गुलाबी नगरी यानी जयपुर, जहां जयपुर जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 24,80,000 युवा मतदाता हैं, जो राजनीति के लिहाज से एक बड़ी ताकत भी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में देश और विदेश के भी छात्र पढ़ाई करने पहुंचते हैं। 1947 में राजपूताना विश्वविद्यालय के तौर पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में नैक की ग्रेड में ए प्राप्त करने वाली इस यूनिवर्सिटी की ख्याति पूरे देश में फैली हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी विभागों में करीब 24,000 से ज्यादा नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं प्राइवेट छात्रों की संख्या लाखों के पार है। जयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के रामचरण बोहरा 2014 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वहीं जयपुर ग्रामीण सीट से मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं। गुलाबी नगरी के युवा अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। युवा मतदाता ना तो किसी पार्टी के साथ दिखे और ना ही किसी संगठन के साथ। इन युवाओं के मुद्दे, उनकी उम्मीदें और उनके सपने क्या हैं, ये जानने सीधा चलते हैं हम इन युवाओं के बीच। नमस्कार, मैं ललित वर्मा आपके साथ और बात करेंगे देश के युवाओं की, क्योंकि भारत में करीब 35 करोड़ से ज्यादा आबादी युवाओं की है और इनमें 53% ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है। ऐसे में भारत युवाओं का देश माना जाता है और आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ये युवा देश की तकदीर लिखेंगे। इस समय हम राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हैं और लोकसभा चुनावों में इनकी एक बेबाक राय को सबके सामने रखेंगे। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे हमारे चंद सवालों के जवाब लेंगे कि आखिर 2019 में वह अपना कौन से मनपसंद के सांसद को चुनना चाहेंगे, साथ ही देश में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप 2019 में कैसी सरकार चाहेंगे? सर, मैं ये कहूँगा कि 2019 में सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार ऐसी होनी चाहिए जो इंसानियत की हो। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जीवात्मा के लिए हो। जीवात्मा में पशु भी आ जाता है और सारे के सारे इंसान आ जाते हैं। तो इंसानियत का धर्म जो होता है, जीवात्मा का धर्म जो होता है, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म के नाम पे आपको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से। मैटर ये नहीं करता कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैटर ये करता है कि गलत व्यक्ति से भी आप क्या अच्छा सीख सकते हो। 2019 में कैसी सरकार चाहेंगे? सर, हम सरकार चाहते हैं कि जैसे अभी इलेक्शन हुए थे तो
मतलब कि जो युवा हैं उनको कहा गया था कि भाई बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो एक मतलब कि युवा जो है उनको फंसाया जाता है कि भाई इस लालच में आकर मतलब लालच दिया जाता है। मैं मानता हूँ युवाओं की गलती जो लालच में आके मतलब कि वोट देते, वो युवा भत्ता कितने टाइम देंगे, ज्यादा से ज्यादा साल दे देंगे, 2 साल दे देंगे, लेकिन करना क्या, युवाओं को ही मेहनत करनी है। मतलब जातिवाद ना हो, किसी भी तरह का कोई लालच ना दिया जाए। और जैसे होता है कि भाई बोल दिया जाता है कि भाई किसानों का कर्ज माफी की बात ले ली जाती है, उसमें पहले लालच दे दिया, किसानों ने सोचा कि भाई हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता है। 2019 में वो सरकार चाहूंगा जिसका मुख्य उद्देश्य विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा हो। तो विकास के जो पथ पर अग्रसर होते हुए किसी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव ना करे और समाज का दलित शोषित वंचित वर्ग है उन सबको साथ लेकर साथ चले। मैं 2019 में सरकार वो चाहूँगा सर, जो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जो है ना लोगों के विकास में, लोगों की जो शिक्षा रोजगार के जो क्षेत्र हैं वो डेवलप करे और इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना देश की अच्छी छवि बने। इंटरनेशनल लेवल पर देश की अच्छी छवि चाहने वाले सरकार आपको चाहिए। आपको कैसी सरकार चाहिए? तो मेरा यही मानना है कि कोई भी सरकार हो वो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव से परे रहे और समाज के सभी वर्गों को अपनी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करे, युवाओं व किसानों के कल्याण के लिए कार्य करे ताकि देश का विकास हो, देश आर्थिक प्रगति करे। अगला सवाल होगा, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। आपको सरकार से ऐसी कौन सी उम्मीद है जो चाहते हैं कि वह पूरी हो, जो देश के विकास में काफी कारगर साबित हो? सबसे मूलभूत चीज सर, स्वास्थ्य पे खर्चा करे सरकार, स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, शिक्षा के ऊपर खर्चा करे। आम आदमी प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है। 3 ही चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार। सर पहली बात तो यही कहूँगा मैं कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो बिल्कुल सज्जन आदमी है और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी फेसबुक पे कुछ दिनों पहले पोस्ट आया था कि शेर शिकार करने से पहले एक कदम पीछे हटता है और उसके बाद शिकार करता है। और बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं 100% होगा कि लोकसभा चुनाव जो होंगे उनमें वो बहुमत से जीतेंगे। तो सरकार की उम्मीद से मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि हमारा जो संविधान है वही गलत तरीके से बना हुआ है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप संविधान को ठीक करो, उम्मीद तो बाद की बात है। जानना चाहेंगे कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, बहुत शॉर्ट रूप में। सर मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल सरकार में आता है, सरकार बनाता है, वो अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं करता है उनको लागू करे, प्लस जो हमारा विपक्ष है उसकी अवहेलना ना करे। यदि वो सकारात्मक आलोचना कर रहा है तो उसको साथ लेकर चले और देश में विकास को मुख्य लक्ष्य रखे। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो नया भारत हो 2000, जैसे मोदी जी ने कई टारगेट्स ले रखे हैं, 2022 का भारत ऐसा होना चाहिए, तो साफ सुथरा भारत उन्होंने 2022 तक वो टारगेट ले ही रखा है। बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे है ना, वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को देखा जाए, यहाँ बहुत अच्छे रोजगार जो है ना सर्जन किए जाएं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है ना बढ़ोतरी, बहुत अच्छे ग्रोथ करे भारत के रूप में मेरी कल्पना यही होगी कि कम्युनल क्लैशेज उसके अंदर ना हो। आजकल हम आए दिन देख रहे हैं, कहीं पर कोई पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता है। कहीं पर हम देखते हैं कि जो एंटी कम्युनल जो भावनाएं वो ज्यादा काफी हावी हो, सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो ज्यादा हावी हो गई है। उनको देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। अगर आपको देश का एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो आप वो कौन सा काम है जो सबसे पहले करेंगे? मैं सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम करूंगा। सभी वर्गों को साथ लेकर। आपसे जानना चाहेंगे एक छोटे से। सर अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं सारे धर्मों को, मैं ये नहीं कह रहा, मंदिर जितने बन गए बहुत है देश में, कमी नहीं है मंदिरों की। मस्जिद जितने बने हुए बहुत है, बनाने की जरूरत नहीं है, उनका पुनर्निर्माण करो अगर वो टूट रहे हैं तो, ठीक है ना, मैं करूंगा उनका, ठीक है ना। लेकिन मैं सभी धर्मों को एटलीस्ट डॉक्यूमेंट से तो खत्म कर दूंगा। अगर मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता हूं तो सबसे पहले मैं जातिवाद को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। और जैसे कि आजकल एक कॉलम आता है, कोई भी फॉर्म फिल करता है उसमें कॉलम आता है धर्म जाति, तो उसमें उस कॉलम को ही हटा दूंगा। सिर्फ एक ही होगा, उसमें होगा इंडियन, भारतीय, ओनली हिंदुस्तानी या भारतीय। इंडियन या भारतीय। आप एक दिन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे? सर मैं यदि ये बहुत ही काल्पनिक प्रश्न है कि मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता हूं और प्रधानमंत्री पद पे जो कार्य निहित है वो एक दिन में पूरे भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा यदि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनूं तो मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूं जिससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को क्षति पहुंचे। अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वैसे पूरे काम हो नहीं सकते, लेकिन जहां तक मेरा ध्यान है वो आतंकवाद जो से पीड़ित जो लोग हैं उनकी तरफ ध्यान देने का, और जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं ना उन पर एक्शन लेने का। एक भ्रष्टाचारी लोगों पर एक्शन लेने का। आप क्या करेंगे अगर एक दिन के प्रधानमंत्री बनते हैं? वैसे तो पहले बताया भाई साहब ने कि ये एक काल्पनिक चीज है और एक दिन का प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री पद के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं समाहित है उन सबको नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सरकार मेक
मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी बातें करती है, लेकिन कभी भी सरकार ने एजुकेटेड इंडिया की बात नहीं की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र को, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मूलभूत आधार है, फाउंडेशन है, जिसके बेस पर हम पूरे देश के निर्माण की नींव जो है कि रख सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छी नीतियां, कार्यकारी कदम उठाए जा सके। एजुकेशन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। आपका सांसद आपकी जो उम्मीदें थी उन पर खरा उतरा है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आपके? नहीं जी बिल्कुल नहीं। आपका? जी बिल्कुल उतरा है। बिल्कुल उतरे हैं। आपके? सर, हमारे सांसद को काम करने का समय कम मिला, क्योंकि वो जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें वो दूसरी जगह के विधायक चुन लिए गए, लेकिन उन्होंने फिर भी जो समय मिला उसमें जाति धर्म सब चीज क्षेत्र से सबसे उठकर सबको साथ लेकर विकास किया। इसलिए सबका विकास किया। आपके सांसद? सर, हमारे सांसद जी हैं राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उन्होंने 100% जो है ना काम किए हैं और 100% जो हम उससे संतुष्ट हैं। राज्यवर्धन जी से संतुष्ट हैं, हरीशचंद्र जी मीणा से भी संतुष्ट हैं। आप अपने सांसद से? हमारे सांसद भी दौसा से हरीशचंद्र जी मीणा है। और लोकसभा चैनल के ऊपर जो कार्रवाई आती है उनमें अक्सर मैंने देखा है कि हमारे जिले से संबंधित, चाहे वो पानी की समस्या काफी ज्यादा विकराल है, महिला शिक्षा की विकराल है, काफी समस्याएं हैं जो काफी विकराल है। तो उन समस्याओं को प्रमुखता के साथ में लोकसभा के अंदर उठाया है। और अभी हाल ही में वो विधायक चुन लिए गए, तो ये 6 महीने का जो गैप है वो भर नहीं पाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने का कार्य पूरी तरीके से किया है। खरा उतरने का पूरा कार्य किया है। लोकसभा चुनावों में अभी समय है। इन यूथ की हमने राय जानी कि आखिर लोकसभा चुनाव में वह कौन से मुद्दे हैं जो छाए रहेंगे, साथ ही उनको कैसे भारत की जरूरत है, इसके साथ ही उनका सांसद उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा या नहीं। इन सब सवालों का जवाब इन छात्रों ने बेबाक तरीके से दिया। यहां एक रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे थोड़ी देर में। तरीके से मोदी जी ने ये जुमला फेंका है चुनावी रण के अंदर, उनको ये साफ तौर से पता है कि ये जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये खारिज कर दिया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए वो राहुल गांधी जी के नाम पे हुए और प्रदेश की जनता ने उनको बहुमत दिया। मैंने आपको मैंडेट 2019 तक दिया है, तो आप उन योजनाओं को 2019 में खत्म करिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के उस पार हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव 2019 में युवा क्या राय रखते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे सपने पालते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव है वह किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, क्योंकि किसानों द्वारा किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया है। राज्य सरकार वह फॉर्मूला अपना रही है, तो अब केंद्र सरकार भी ये फॉर्मूला अपना रही है। हमारे साथ एनएचयूआई और एबीवीपी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। पहला सवाल हमारा जो आपसे है कि किस तरह की जो कर्ज माफी है वह कितनी जायज है, चाहे वो कोई सी भी कर्ज माफी हो। देखिए, जिस तरीके से देश में माहौल है, किसान भी आंदोलन बहुत से ऐसे कर चुके हैं अपने अधिकार के लिए, अपने फसल के समर्थन मूल्य के लिए, लेकिन कर्ज माफी जो है वो सॉल्यूशन नहीं है किसानों की राहत के लिए, उनकी फसल के मूल्य के लिए। इसके लिए कर्ज माफी के अलावा किसानों को बहुत सी ऐसी चीजों की जरूरत है जो उनको देने की जरूरत है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और कर्ज माफी की एक घोषणा की गई। देखिए, कहीं ना कहीं विनोद जी ने सही कहा है, लेकिन अगर सरकार आती है और उसने वादे किए हैं कि किसानों को कर्ज माफी की जाएगी, पूर्ण रूप से कर्ज माफी की जाएगी, तो एक तरह से पूर्ण रूप से ही की जानी चाहिए। वैसे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई आप कर्ज माफी एक लोभ लालच देकर के आप सरकार आ जाती है और उसका फिर भी अगर कर्ज माफी नहीं करते हो तो फिर एक तरह का कर्ज माफी को आप जायज मानते हैं? जायज कहीं ना कहीं जायज नहीं है। आप कर्ज माफी को जायज मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार कर्ज माफी का जो वादा करके सत्ता में आई है, तो जो इन्होंने वादा किया था तो उनको पूरा करना चाहिए। कर्ज माफी का जो वादा है वह पूरा करना चाहिए। कर्ज माफी किस तरीके से देखते हैं कि कर्ज माफी जायज है? क्योंकि किसान सबसे ज्यादा राजस्थान में माना जाता है कि किसानों की पूजा होती है, लेकिन किसान कर्ज से आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे में क्या कर्ज माफी बिल्कुल जायज है? जी, कर्ज माफी मैं मानता हूँ पूरी तरह जायज नहीं है और ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि किसानों की आज़ादी के बाद में हमने देखा किसानों की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार हुआ नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि कर्ज माफी कोई स्थायी समाधान है। कि मैं आज के दौर में मैं देखूँ तो कर्ज माफी की बात करें तो किसानों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, किस रूप में इस आरक्षण को देखते हैं और आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आरक्षण की अपन बात करें तो भारतीय संविधान में कहीं पे भी आरक्षण की बात नहीं की गई है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात की। मोदी गवर्नमेंट ने, उन्होंने संसद में एक जुमला छोड़ा है
कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर कहीं पे भी आरक्षण की बात नहीं है। क्या आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? क्या जो 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया है, किस तरह रूप में देखते हैं? देखिए, इस प्रकार से एनएसयूआई वाले आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि इन्हीं के ही लोग संसद में भी है और लोकसभा में भी है, लेकिन इन्हीं के लोगों ने वोट भी दिया है। आप खुद देख लीजिए कि 7 वोट विपक्ष में गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लोग भी शामिल हैं उसमें, सहमति पत्र देने में शामिल है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल बेबस है, युवाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ कहना चाहते हैं? आरक्षण के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण जो 10% सवर्णों को दिया है, उसके अंदर जो 3 लाख रुपए और 8 लाख का जो डिफेंस है वो एक बहुत बड़ा है। उसके अंदर जैसे कि आप मानोगे SC+ST+ OBC के जो लोग ज्यादातर आपको निम्न श्रेणी से नीचे पाए जाते हैं, गरीबी और पिछड़े हैं एक तरह से। तो आज जो सवर्णों को 8 लाख रुपए का जो इन्होंने 8 लाख रुपए को आपकी कुछ जरूरत है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की छवि बनी हुई थी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली सिर्फ और सिर्फ ऑफिसों के लिए बाबू पैदा कर सकती है, तो मैं उसको बहुत ही प्रेजेंट अपन जो फिनोमेना देखते हैं, सर्कमस्टेंस देखते हैं, तो ये लागू भी होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूथ के लिए शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसको पेट से और उसके दिमाग से जानी चाहिए। इट मीन्स रोजगार देने वाली होनी चाहिए, उनको 2 टाइम का खाना देने होनी चाहिए। तीसरी बात उनकी बात करें, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जॉबलेस ग्रोथ से अफेक्टेड हो रही है। ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा सुसाइड कर रही है। मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि पढ़ते पढ़ते डिग्रियों से पेट आ गया है, माथे से चांदिया से उतर करके चेहरे से आने लगी है, इसमें सफेद बाल, लेकिन कुछ पैदा ही नहीं होता, सरकार नीतियां ही नहीं बना रही। ये मानना है कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार दे और संतुष्टि दे। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 5 साल या 10 साल जो भी है शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की महती आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से हमारे यहाँ जो भैया ने बताया कि भाई चपरासी और बाबू वाला जो सिस्टम चल रहा है, उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम छात्र हैं, यहाँ मैं रिसर्च स्कॉलर की बात करता हूँ, तो जैसे किसी का JRF नेट जो भी हो रहे हैं, तो उन पे लोग ना तो कुछ PhD के लिए प्रोफेसर मिलते हैं, गाइड बनने के लिए प्रोफेसर उपलब्ध होते हैं, और युवा बिल्कुल क्षुब्ध है। युवा पहले जैसे प्रोग्राम चलाए थे UGC ने, आज UGC को भी, संस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया है। UGC में कोई फैसले नहीं होते, सीधे फैसले HRD मिनिस्ट्री करता है, जबकि एक स्वायत्ता जो खत्म हो रही है, और स्वायत्ता से ही पैरेलल शिक्षा जुड़ी हुई है। अगर स्वायत्ता को हमें बरकरार रखना होगा तो शिक्षा भी सही हो जाएगी। ABVP के कुछ युवा छात्र यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, शिक्षा में किस प्रकार का बदलाव की जरूरत आप महसूस करते हैं कि शिक्षा में ये बदलाव होना चाहिए और आगामी लोकसभा चुनाव में ये बदलाव देखना चाहिए? शिक्षा में वही बदलाव होना चाहिए कि जॉब्स के लिए जो वैकेंसी कम पड़ी है उनको वैकेंसी बढ़ाना चाहिए, उनको झूठे वादे नहीं करने चाहिए। वैकेंसी उन्होंने वैकेंसी दी थी, उनके बाद गवर्नमेंट की जो वैकेंसी वो निकल नहीं पाई थी। क्या शिक्षा व्यवस्था, वर्तमान दौर की शिक्षा व्यवस्था से खुश हैं? नहीं सर। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि सर हमको जैसे जनरल सामान्य वर्ग या OBC SC ST के नंबर अगर 50 आते हैं, वही 80 आता है, उसकी सिलेक्शन नहीं हो रहा सर। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावी मुद्दा कौन सा रहे? देखिए, आज जिस तरीके से हर घर में एक युवा है और वो अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है, किसान परिवार से आते हैं, तो हमारा जो सबसे जो प्राइवेट जो पर्सनली मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा यही है कि रोजगार हो, इसके साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य हो, और किसान जो है उसको किसानी का पूरा मूल्य मिले, रहने को छत हो, जो दैनिक जो हमें जरूरतें हैं वो जरूरी हैं, और मुख्य जो मुद्दा है जिसको हम स्वाभिमान भी कह सकते हैं और जो हमारा हक भी कह सकते हैं, वो रोजगार का रहेगा। रोजगार का रहेगा। आप किस मुद्दे को देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा हावी रहेगा? जी, मैं मानता हूं कि जो अपना देश है वो जो जवान और किसान की हम बात करते हैं, तो किसानों का मुद्दा अहम रहेगा और जवानों के लिए रोजगार का मुद्दा अहम रहेगा। और किसानों का जो कि मैं कांग्रेस की सरकार बनते जो कर्ज माफी किया, इस मुद्दे को हम पूरी तरह बुनाएंगे, और क्योंकि हमने जो वादा किया था वो 10 दिन के अंदर 3 राज्यों में आपने देखा वो किया। और जवानों का स्पेशल जो रोजगार देने की बात रहेगी वो रहेगा, और जो ग्रोथ रहे देश की, और जो आपसी भाईचारा जो कायम रखना चाहते हैं वो कहेगा। आपने देखा 2014 की बात में जब से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं, तो देश में एक मैं मानता हूं कि एक आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है कि नफरत की और एक दहशत की राजनीति हो रही है। आप इनकी बात से सहमत हैं कि पिछले 5 साल में थोड़े हालात विपरीत गए हैं, या फिर वो कौन सा मुद्दा है जो लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में काफी अहम रहेगा? देखिए, हमें नहीं लगता कि हालात विपरीत रहे हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की के पक्ष में सरकार आई और उन्होंने काम भी किए हैं, नए नए रोजगार सृजित किए हैं, उन्होंने अपने जो वादे किए थे कि किसानों को रोजगार, किसानों को कर्ज माफी जैसे बड़े बड़े फैसले लिए हैं, और उन्होंने अभी एक नया जो
आरक्षण के मामले में 10% सवर्णों को आरक्षण दिया है, वो अभी एक बार देखते हैं कहां तक जाता है, लेकिन उन्होंने एक बार तो कम से कम लागू तो किया। कुछ कहना चाहेंगे? सज्जन की बात से असहमत नजर आ रहे हैं। मैं असहमत हूँ, क्योंकि पिछले जो सरकार का जो कार्यकाल है इसमें युवाओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरह से 2014 में जो यूपीएससी की जो वैकेंसी आया करती थी उसमें काफी बढ़ोतरी होती थी, आज वो 5 साल में गिरते बिल्कुल 1000 पे आ चुकी है। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 के अंदर इस बार सबसे अहम मुद्दा रहेगा किसानों की जो कर्ज माफी का जो मुद्दा चल रहा है, जिसके ऊपर मोदी सरकार अभी और विचार कर रही है और जल्द से जल्द मोदी सरकार की किसानों कर्ज माफी के ऊपर कार्य करेगी। एक आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार विचार कर रही है, उन्होंने कभी भी विचार नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट मना किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अरुण जेटली जी ने, कि किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने जो बड़े उद्योगपति थे उनके पूरे कर्ज माफ किए। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार आई है कि युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को कर्ज माफी करेंगे, बिजली सुविधाएं देंगे, पानी की सुविधाएं देंगे, तो अगर ये सरकार करती है तो स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये सरकार नहीं करती है तो इनका भी जुमला होगा। आप कुछ कह रहे थे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा जो नेता है राहुल गांधी यहाँ है, जो तुम्हारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान जी, जिन पे बलात्कार के केस लगे थे, तुम्हारे अध्यक्ष की हमने परवाह की है, हमने विरोध किया है जब उन्होंने इस्तीफा दिया है, हमने किया राष्ट्रवाद की बात। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, आपने देखा केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर क्या मीट टू का केस नहीं लगा, इनके तमाम मंत्रियों पर, बाद नेताओं पर लगे। क्या बात कर रहे हैं इस्तीफे की? इस्तीफा उनका इस्तीफा हुआ, एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ ये, और हमारे नेता राहुल गांधी जी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस्तीफा उनका टर्न और उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना, हमारे नेता राहुल गांधी जी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए वो राहुल गांधी जी के नाम पे हुए और प्रदेश की जनता ने उनको बहुमत दिया। आरोप प्रत्यारोप। मैं मेरे साथी से कहना चाहता हूं कि आप आराम से बात करिए, बौखलाए नहीं। अभी मेरे साथी ने बताया कि राफेल वाला मामला, तो राफेल मामले की आपको भी बताया कि जो निर्णय हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच हुई है उसमें क्या मामला साबित है। ये झूठे मामलों को लेकर 2019 का जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनके पास झूठा मुद्दा है। हमारे सहयोगी डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि राफेल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये इसमें कुछ है ही नहीं सा, तो आप मुद्दा उठा रहे हो, मुद्दा बना रहे हो। आप आपके अध्यक्ष ने क्या है आपका अध्यक्ष? बिल्कुल मुद्दे बहुत है, बिल्कुल मुद्दे बहुत हैं जिनको लेकर लोकसभा में जाया जाएगा, लोकसभा में चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा अंतिम सवाल आप सभी से एक ही है कि हर 5 साल में सरकार बदलने की जो परिपाटी है वह सही है? पिछले 25 सालों से राजस्थान में देखा जा रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। बिल्कुल, जो ये एक परंपरा जो राजस्थान में पिछले 25-30 साल से चल रही है, ये बिल्कुल है, क्योंकि जो सरकार जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरती तो जनता उसको मन बना दिया। आपने देखा 163 सीटें भाजपा को दिया और जिन युवाओं के दम पे वो सरकार बनी उन्हीं का उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और फिर आपने देखा कि इनका जो असर हुआ और कांग्रेस की सरकार वापस बनी है। और जो आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप कि हर 5 साल में क्या ये परिपाटी सही है कि सरकार बदले? देखिए, जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सरकार से बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सरकार जो है उनको इतने बड़े बड़े सपने दिखा देती हैं और अगर वो नहीं कर पाती है तो जनता फिर बदलाव चाहती है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, जिस तरीके से हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहाँ रोजगार की बात कही, किसानों की कर्ज माफी की बात कही, उनका जो है फसल का मूल्य मिलेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें रही, लेकिन वो सब उन वादों पर विफल रही और परिवर्तन हुआ। किस रूप में देखते हैं आप 5 साल में सरकार बदलना या नहीं बदलना? इशू नहीं, इशू ये है, क्या ये परिपाटी सही है? जी, परिपाटी की बात है। जो इश्यूज के ऊपर कोई भी सरकार चुनाव लड़ रही है तो वो अगर वो वादा खिलाफी करती है, उन वादों को पूरा नहीं करती है, विकास के एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनको फेलियर होना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो सरकार सत्ता में आती है, अगर वो युवाओं को और किसानों के जो वादे करती है अगर वो पूरा नहीं करती है तो युवा और किसान उससे कहीं ना कहीं नाराजगी प्रकट करता है और वो अपनी नाराजगी इन आने वाले चुनावों में ही सत्ता पर। आप क्या देखते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सरकार 5 साल में बदलती रहनी चाहिए, बिल्कुल गलत है बातें। एबीवीपी से जानना चाहेंगे, हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी से क्या आप सहमत? नहीं है, सहमत बिल्कुल नहीं है सर। सहमत नहीं है आप? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी जैसे नेता जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक तरफा देखा है, जिस तरह आपने देखा कांग्रेस के जो नेता है, चाहे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो जिससे देश का ध्यान भटकाना ताकि देश के अंदर अच्छा काम नहीं हो सके, ये सारा कांग्रेस का है। सौरभ, आप क्या मानेंगे?
देखिए, मैं एबीवीपी का एक कार्यकर्ता हूं और जो सिर्फ छात्र हितों की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। हम आपको बता दें कि पिछली गहलोत सरकार हो चाहे पिछली वसुंधरा सरकार हो, उनसे युवाओं को बहुत अपेक्षा थी। जैसे कि सभी सरकारों ने वादे किए थे कई लाखों रोजगार देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन रोजगार अपेक्षा पूर्व नहीं दिए गए हैं। और उसके बाद में जब युवा आक्रोशित हुए तो उन्होंने सरकार को परिवर्तन किया है। सरकार बदलना वो अलग बात है, सरकार इस बार नहीं बदलती, लेकिन जो राहुल गांधी जी का झूठा वो था कि कर्ज माफ कर दिया जाएगा, संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया जाएगा, तो अभी तक तो किसी किसान का कर्जा माफ हुआ नहीं। आपसे जानना चाहिए, देखिए युवाओं और किसानों की अगर कोई जरूरत पूरी होती है तो ठीक है, सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। देखिए, सरकार बदलना या ना बदलना अलग बात है। जिस प्रकार से सरकार युवाओं की बात करेगी, किसानों की बात करेगी, अपने सैनिकों की बात करेगी, उस सरकार को कहीं ना कहीं रहना चाहिए और लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। युवाओं ने अपनी सोच रखी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी अपने जो वादे हैं वे दिखाकर दोबारा सत्ता में लौटने की कोशिश करेगी। इसको लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में युवाओं के मन की बात देखी, तो कल कहीं किसी और कैंपस में देखेंगे यंग इंडिया की आवाज।